Today we will discuss about President of India. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे पॉलिटी के सब्जेक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से प्रीलिम्स एंड मेंस में दोनों में ही आरएएस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके साथ में ही वीडियो, पटवारी, ग्राम सेवक जैसी भर्तियों में भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें रेगुलरली प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज हम कॉम्प्रहेंसिवली प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मेंस के लिए कुछ और टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। ओके, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? गवर्नमेंट के तीन अंग होते हैं। फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव, अनदर वन इज लेजिस्लेटिव, थर्ड वन इज जुडिशरी। जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। एग्जीक्यूटिव इज कार्यपालिका। कार्यपालिका भी दो तरह की होती है। पहली एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे होती है, सेकंड जो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे होती है। जो प्रेसिडेंट है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कार्यपालिका है उसका पार्ट होते हैं। जस्ट फॉर योर नॉलेज, यूनियन एग्जीक्यूटिव में सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि सभी मंत्री, मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो, एवं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शामिल होते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में एक बात और ये भी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के फर्स्ट सिटीजन है। व्हाट डज इट मीन बाय भारत के फर्स्ट सिटीजन है? जब भी सेंसस जब भी सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं तो जो फर्स्ट नाम होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। अब हम इसके बाद में प्रेसिडेंट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए सभी आर्टिकल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला आर्टिकल जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है वो है आर्टिकल नंबर 52, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का के एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। इसका क्या मतलब है, हमारे एग्जाम के लिए किस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है? चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन किया गया है तो प्रेसिडेंट एक संवैधानिक पद है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। कोई भी बॉडी और पोजीशन और पोस्ट तीन तरह की हो सकती है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। पहली कॉन्स्टिट्यूशनल, सेकंड स्टेचुटरी, थर्ड एग्जीक्यूटिव बॉडी। पहली संवैधानिक, दूसरी वैधानिक, तीसरी कार्यकारी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में ही किया गया है। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ ए स्टेट, इनका वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में ही किया गया है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेकंड इज एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से भी नहीं बनाई गई हैं, किसी कानून के तहत भी नहीं बनाई गई हैं, बल्कि वो किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनाई गई हैं। उदाहरण के तौर पर ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, काफी चर्चा में है, वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तीसरा है लेजिस्लेटिव बॉडी, एक ऐसी संस्था और पोजीशन जिसका निर्माण पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून के तहत किया गया है। उदाहरण के तौर पर ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एवं स्टेट ह्यूमन राइट्स का कमीशन का जो गठन है वो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत किया गया है, इसलिए वो एक स्टेचुटरी बॉडी है। बट हमारे केस में अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वर्णन किया गया है, इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 53। रिमेंबर, इन इंट्रोडक्शन आई टोल्ड यू प्रेसिडेंट इज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो ऐसा मैंने क्यों कहा था? क्योंकि आर्टिकल नंबर 53 में यह वर्णन किया गया है कि जितने भी यूनियन गवर्नमेंट की यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एग्जीक्यूटिव शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो सारी के सारी प्रेसिडेंट में निहित होंगी। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन एग्जीक्यूटिव के एक्चुअली हेड हैं, परंतु वो चूंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करते हैं इसलिए हम उन्हें रियल हेड नहीं कह के एक डी जुरे हेड कहते हैं जो कि है नॉमिनल हेड। दिस इज अबाउट आर्टिकल नंबर 53। नेक्स्ट वी हैव इज आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल नंबर 54 कहता है कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए जो मेंबर होंगे, जो लोग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में वोटिंग करेंगे, वो होंगे पार्लियामेंट के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही भाग लेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेंगे, एवं लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य भाग लेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं
कि राज्यसभा में कितने सदस्य हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, लोकसभा में पहले सदस्य नॉमिनेट किए जाते थे, 2 सदस्य नॉमिनेट किए जाते थे, परंतु बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा उन्हें हटा दिया गया। अब सिर्फ राज्यसभा में ही सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उन सदस्यों की संख्या कितनी है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दूसरे जो मेंबर भाग लेते हैं वो हैं सभी स्टेट्स की असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स। ध्यान रखने योग्य बात यह है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं। दूसरा, पार्लियामेंट के जैसे कि 2 सदन भाग लेते हैं, परंतु स्टेट में दोनों सदन भाग नहीं लेते हैं। पार्लियामेंट स्टेट के सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के ही सदस्य भाग लेते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि भारत में कितने स्टेट हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आप उनके नाम हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं, भारत में 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब आपको हमें ये बताना है कि वो कौन से 6 स्टेट्स हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तीसरे सदस्य जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं वो हैं दिल्ली और पुडुचेरी की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, और I should not call it state legislative assembly, I should call it legislative assembly only। दिल्ली और पुडुचेरी की जो असेंबली है उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो इन शॉर्ट, पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स एवं साथ ही दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। ये हमें आर्टिकल नंबर 54 में दिया गया है। अगला आर्टिकल है हमारे सामने आर्टिकल नंबर 55। आर्टिकल नंबर 54 ने हमें बताया कि कौन कौन सदस्य भाग लेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, परंतु आर्टिकल नंबर 55 हमें बताता है कि जो सदस्य आर्टिकल नंबर 54 में भाग लेने वाले हैं उनके वोट्स की वैल्यू क्या होगी। सभी स्टेट्स के जो एमएलए हैं या फिर जो दिल्ली और पुडुचेरी के जो एमएलए हैं, उनके स्टेट्स की जो एमएलए की वैल्यू है वोट की वो समान नहीं है। एक स्टेट के एमएलए, उदाहरण के तौर पर राजस्थान के एक एमएलए के वोट की वैल्यू हरियाणा के एक एमएलए के वोट से डिफर कर सकती है। इसमें यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि राजस्थान में जैसे उदाहरण के तौर पर 200 एमएलए हैं, उन 200 एमएलए की वोट की वैल्यू प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक समान रहेगी। यानी कि एक स्टेट में जितने भी एमएलए हैं उनकी वैल्यू ऑफ वोट समान रहेगी, परंतु 2 अलग अलग स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू असमान रहेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एक कैलकुलेशन दी गई है, एक फॉर्मूला दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में एमएलए के वोट की वैल्यू कैलकुलेट करने का, वो कुछ इस प्रकार है। किसी भी एमएलए की वोट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें उस स्टेट की पॉपुलेशन को उस स्टेट के इलेक्टेड नंबर ऑफ एमएलए से डिवाइड करना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन 100 करोड़ है और उस स्टेट में एमएलए की संख्या, सॉरी 100 करोड़ नहीं, अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन 10 करोड़ है और उसमें 100 एमएलए हैं, तो 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 100, ये एक फिगर निकल के आएगा। जो भी वो फिगर निकल के आएगा उसे हमें 1000 से फिर से डिवाइड करना है। सो उदाहरण के तौर पर अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन है 10 करोड़, अगर उसमें 100 एमएलए हैं और अगर हम इसे 1000 से फिर से डिवाइड कर दें, तो उस स्टेट के एक एमएलए के वोट की वैल्यू 1000 निकल के आएगी। तो ऐसे हम एक स्टेट के एमएलए की वैल्यू की वोट कैलकुलेट करते हैं। दूसरा ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट देखी जाएगी, क्योंकि भारत में हर 10 साल में सेंसस कैलकुलेट होती है, सेंसस की गणना होती है, तो हमें कौन सी पॉपुलेशन लेनी है? हमें पॉपुलेशन लेनी है 1971 के सेंसस की। ऐसा क्यों? हमें 1971 के सेंसस की पॉपुलेशन क्यों लेनी है, जबकि हमारे देश में तो 1981, 91, 2001, 2011 में भी सेंसस हुआ है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एवं बाद में 84वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो हमारी पॉपुलेशन का जो वैल्यू है उसे फ्रीज कर दिया 1971 के सेंसस के आधार पर। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो भारत के सदर्न स्टेट्स हैं उनकी ये मांग थी, चूंकि वो फैमिली प्लानिंग में उनका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो काफी कम है। तो अगर हम 1971 के बाद की पॉपुलेशन सेंसस लेते हैं तो उन्होंने अपने फैमिली प्लानिंग में काफी अच्छा काम किया है। अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो वहां की पॉपुलेशन कम हुई है, और अगर हम कम पॉपुलेशन को
डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एमएलए से तो उनकी वैल्यू ऑफ वोट कम आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पॉपुलेशन का जो डेटा है वो 1971 पर फ्रीज किया गया। इस आधार पे हमें वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए पता चलता है। अब हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी क्या होगा। एक एमपी के वैल्यू की वोट क्या होगी, वोट की वैल्यू क्या होगी, सॉरी, एक एमपी के वोट की वैल्यू होगी जो भी हमें एक एमएलए के वोट की वैल्यू मिली यहाँ पर, वो हमें राजस्थान के स्टेट के लिए भी मिली, हरियाणा के लिए भी मिली, पंजाब के लिए भी मिली, सभी स्टेट की हमें एक हर एक एमएलए के वोट की वैल्यू मिली। साथ में दिल्ली और पुडुचेरी के एक एमएलए के वोट भी हमें मिली। उन सभी स्टेट्स के जितने भी एमएलए हैं पूरे देश में, उन सभी को हम जोड़ देंगे आपस में। उनका जो सम टोटल निकल के आएगा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ वोट असाइन टू इलेक्टेड मेंबर ऑफ ऑल दी असेंबलीज, जो भी एक नंबर निकल के आएगा उसको हम उस पार्लियामेंट, जो हमारी पार्लियामेंट है लोकसभा और राज्यसभा मिला के, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पार्लियामेंट में हमारे पास लोकसभा में 543 मेंबर हैं, राज्यसभा में 245 मेंबर हैं, तो कुल मिलाकर हमारे पास में जितने मेंबर हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास में एक एमपी के वोट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हमने एमएलए के वोट की वैल्यू देखी, हमने एमपी के वोट की वैल्यू देखी। अब हमें एक चीज पे और ध्यान रखना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव के बेसिस पे होता है। जो लोकसभा के जो एमपी हैं और जो विधानसभा के एमएलए हैं, उनका जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधार पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बेसिस पे होता है। परंतु प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, या फिर राज्यसभा के जो एमपी हैं और विधान परिषद के जो एमएलए हैं, उनका जो इलेक्शन का सिस्टम है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के बेसिस पे होता है। ये हमें एक स्पेसिफिक बात याद रखनी है एग्जाम के लिए। और उनकी जो वोटिंग है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है। वो अपने वोट का प्रदर्शन नहीं करते हैं कि हमने वोट किसे कास्ट किया है। हमने आर्टिकल नंबर 55 देखा कि हमें जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसका मैनर क्या होगा, एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी होगी एवं एमपी के वोट की वैल्यू कितनी होगी, और जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होगा। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 56 पे, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक बार इलेक्ट होने के पश्चात अपने ऑफिस में कितने साल तक बने रहते हैं? आमतौर पर प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में 5 साल तक बने रहते हैं। जब भी वो ऑफिस में एंटर करते हैं, यानी जिस दिन वो अपने पद की शपथ लेते हैं, उस दिन से लेकर अगले 5 साल तक वो अपने ऑफिस में बने रहते हैं। परंतु इसके कुछ अपवाद हैं। अगर वो चाहें तो उस 5 साल के पीरियड में वाइस प्रेसिडेंट जी को अपना रेजिग्नेशन देकर, अपने पद से इस्तीफा देकर अपने पद को खाली कर सकते हैं। दूसरा, अगर पार्लियामेंट इम्पीचमेंट की प्रोसेस को इनिशिएट करके प्रेसिडेंट को हटाती है, तो भी उनका जो कार्यकाल है वो 5 साल से कम में खत्म किया जा सकता है। ऐसा कब किया जा सकता है? जब ऐसा माना जाए कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन का वायोलेशन, उल्लंघन किया है। अब उल्लंघन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहीं पे भी वर्णन नहीं किया गया है। तीसरा, एक बात ध्यान रखने योग्य ये है कि अगर प्रेसिडेंट के 5 साल का टर्म पूरा हो जाता है और किसी कारणवश, उन कारणों की हम चर्चा करेंगे, किसी कारणवश उनके प्रेसिडेंट के जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वो नहीं हो पाते हैं, तो भी जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट हैं, जो भी वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, वो 5 साल से आगे भी अपना टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते प्रेसिडेंट के। तो ये कुछ 3 प्रावधान अलग से दिए हुए हैं 5 साल के जो जनरल, जो उनका ऑफिस का टाइम है उसके अलावा। कुछ परिस्थितियों में उनका जो कार्यकाल है वो कम भी हो सकता है, कुछ परिस्थितियों में उनका कार्यकाल अधिक भी हो सकता है। इसके साथ में ही उनका 5 साल का जो कार्यकाल है वो कुछ परिस्थितियों में और भी कम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल उनकी कार्यकाल के दौरान ही डेथ हो जाए, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की डेथ हुई थी, फखरुद्दीन अली अहमद जी की अपने पद के दौरान डेथ हो गई थी, तो उनका कार्यकाल 5 साल तक नहीं रहा था। इसके साथ में ही अगर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन को अगर नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है किसी कारणवश, तो भी वो अपने पद पर नहीं रहते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं। हमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या याद रखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। एक चीज हमें और ध्यान रखनी है
कि जब भी प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट उस रेजिग्नेशन के बारे में लोकसभा के स्पीकर को भी इन्फॉर्म करते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने रिजाइन कर दिया है, ये इस बात के पुष्टि कर रहे हैं हम आपको। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 57। आपको एक बात ध्यान रखनी है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट हैं वो एन नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब एक प्रेसिडेंट जो आज हैं वो 5 साल बाद फिर इलेक्शन लड़ सकते हैं, उसके 5 साल बाद फिर इलेक्शन लड़ सकते हैं, और वो कितनी बार भी भारत के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। आपको दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि यूएसए में प्रेसिडेंट केवल 2 बार ही बन सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति जो एक बार प्रेसिडेंट बनता है वो केवल 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, वो तीसरी बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप एक बार पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इस बार वो फिर प्रेसिडेंट हैं, परंतु अब वो आगे प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। परंतु इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक व्यक्ति जो प्रेसिडेंट बना है वो कितनी भी बार इलेक्शन लड़ सकता है और वापस प्रेसिडेंट के पद पर रह सकता है। ये हमारे आर्टिकल नंबर 57 में इस बात का वर्णन किया गया। आर्टिकल नंबर 58। एक व्यक्ति जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है उसके पास में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये हमें बाई हार्ट याद रखनी है 4 क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछी गई हैं। किसी भी एग्जाम के बीट आरएएस, बीट वीडियो पटवारी ग्राम सेवक, और किसी भी तरह की राजस्थान गवर्नमेंट की एग्जाम है, एसआई भर्ती परीक्षा है, सब में ये फैक्ट पूछा गया है। प्रेसिडेंट वही बन सकता है या फिर वही व्यक्ति प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता है जो भारत का नागरिक हो, पहला। दूसरा, उस व्यक्ति की एज 35 साल कंप्लीट हो चुकी हो। तीसरा, वो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि वो लोकसभा का मेंबर हो, बट वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हो। ये है थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन ये है कि वो व्यक्ति कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करता हो। अब हमें ध्यान रखना है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या, ऐसा पूछा नहीं जाएगा, बट फॉर योर नॉलेज, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में कहीं भी संविधान में या फिर किसी भी कानून में वर्णन नहीं किया गया है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में टिप्पणी की है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या हो सकता है। इन परिस्थितियों में कोई भी ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाए। वो परिस्थितियां क्या होंगी? यदि उस ऑफिस में व्यक्ति की नियुक्ति गवर्नमेंट द्वारा की जाए, फॉर एग्जाम्पल, पहला। दूसरा, उस ऑफिस में जो व्यक्ति नियुक्त किया गया है उसे गवर्नमेंट द्वारा हटाया जाए। तीसरा, उस ऑफिस की जो नियुक्ति किए हुए पद हैं उनका जो खर्चा है वो सरकार द्वारा वहन किया जाए। तो उन परिस्थितियों में उस ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जा सकता है। ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कुछ अपवाद दिए हुए हैं ताकि कोई व्यक्ति जो फिलहाल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है वो चुनाव लड़ सके। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑलरेडी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। खर्चा कौन उठाता है? गवर्नमेंट उठाता है। और उन्हें हटाए कौन जाता है? हटाए किसके द्वारा जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। वाइस प्रेसिडेंट एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। परंतु मानो कोई वाइस प्रेसिडेंट है फिलहाल और वो आगामी प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ना चाहता है, तो कंडीशन नंबर डी के हिसाब से वो व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। इसलिए एक अपवाद दिया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर और मिनिस्टर्स, ये लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हुए भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये 4 व्यक्ति इसके अपवाद हैं। प्रेसिडेंट खुद, क्योंकि वो खुद भी एलिजिबल हैं इलेक्शन लड़ने के। सेकंड, वाइस प्रेसिडेंट। तीसरा, गवर्नर। चौथा, मिनिस्टर्स, चाहे वो स्टेट के हों चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों। वो अपवाद हैं डी के, यानी कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हुए भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 58 हमें क्वालिफिकेशन बताता है इलेक्शन टू प्रेसिडेंट की। क्या क्वालिफिकेशन है? सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर ऑफ एज, एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। चौथा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ अपवाद को छोड़कर। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास में कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 59। ठीक है। पहली कंडीशन हमें ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति जो फिलहाल लोकसभा का या राज्यसभा का या विधानसभा का या फिर विधान परिषद का यानी कि पार्लियामेंट का या फिर स्टेट असेंबली का सदस्य है, और अगर वो व्यक्ति
भारत का प्रेसिडेंट बन जाता है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो भारत का प्रेसिडेंट भी रहे और साथ में एमपी भी रहे या एमएलए भी रहे। तो इसके लिए प्रावधान दिया गया है, यदि कोई एमएलए या एमपी प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसे अपने एमएलए या एमपी का पद खाली करना होगा। यदि वो व्यक्ति एमएलए या एमपी का पद खाली नहीं करता है तो ऐसा समझा जाएगा कि जिस दिन उन्होंने प्रेसिडेंट की शपथ ली उस दिन से उनका एमएलए एंड एमपी का पद खाली हो गया। पहला प्रोविजन इस बात के बारे में वर्णन करता है। दूसरा प्रोविजन ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे। ये हमने पहले चर्चा की है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। तीसरा इस बात के बारे में वर्णन करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो राष्ट्रपति भवन है उसको यूज करने के लिए, वहां रहने के लिए एलिजिबल होंगे। साथ में उन्हें कोई भी रेंट का पेमेंट नहीं करना होगा उस आलिशान राष्ट्रपति भवन का उपयोग करने के लिए। साथ में उनके जो सैलरी अलाउंस वगैरह होंगे वो होंगे जो कि सेकंड शेड्यूल, हम सेकंड शेड्यूल की भी अलग से चर्चा करेंगे। हमारी संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें से जो सेकंड शेड्यूल है उसमें राष्ट्रपति के पावर, प्रिविलेजेस और इमोल्यूमेंट्स यानी कि उनके सैलरी इमोल्यूमेंट्स के बारे में वर्णन किया गया है। तो वो सेकंड शेड्यूल में जो सैलरी इमोल्यूमेंट्स दी हुई हैं उनके लिए वो एलिजिबल है। इसके अलावा फोर्थ जो प्रोविजो है वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट जब तक अपने ऑफिस में है, फॉर एग्जांपल आज उनका चुनाव हुआ, अगले 5 साल तक वो ऑफिस में है, तो उस 5 साल में जो उनकी सैलरी है, जो भी उनके इमोल्यूमेंट्स हैं, वो कम नहीं किए जाएंगे। वो उतने ही रहेंगे जितने की वो उनके फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस में, यानी कि उन्होंने जिस दिन शपथ ली थी, वो कम से कम उतने तो रहेंगे ही। उससे ज्यादा ही होंगे पर उससे कम कभी नहीं होंगे। ये आर्टिकल नंबर 59 में 4 कंडीशन दी हुई हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑफिस में बने रहने की। ठीक है, अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 60 के ऊपर। आर्टिकल नंबर 60 ये कहता है कोई भी व्यक्ति जिसे प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया है वो निम्न 3 चीजों के बारे में शपथ लेता है। शपथ क्या लेता है? शपथ ये लेता है कि वो फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के पद के जितने भी कार्य हैं वो उनको फेथफुली उनका निर्वहन करेंगे। सेकंड, वो भारत के संविधान एवं कानून, मतलब संविधान तो एक ही है पर कानून पार्लियामेंट द्वारा बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, तो वो संविधान एवं कानूनों को प्रोटेक्ट करेंगे। सेकंड, थर्ड, वो स्वयं को भारत के लोगों के जनहित के लिए डिवोट करेंगे, मतलब वो भारत के लोगों को सर्विस करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ये 3 चीजें उन्हें अपनी शपथ में कहनी होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो वो शपथ लेते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेते हैं। उनको शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको शपथ दिलाते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है या फिर उनका पद खाली है तो उस परिस्थिति में जो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट अवेलेबल जज होंगे वो उनको शपथ दिलाएंगे। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि फिलहाल भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि जो वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो एक दलित समाज से आते हैं और वो भारत के केवल दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो दलित समाज से आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो आपको हमें कमेंट करके बताना है कि फिलहाल भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है इस आर्टिकल में कि न केवल प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट के पद की शपथ लेते हैं, बल्कि वो सभी व्यक्ति जिनको किसी कारणवश प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालना पड़ता है उन्हें भी प्रेसिडेंट के पद की शपथ लेनी होती है। उदाहरण के तौर पर यदि प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है किसी कारणवश तो वाइस प्रेसिडेंट कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट के पद का निर्वहन करते हैं। हम इसके बारे में चर्चा अभी अगले आर्टिकल में करेंगे। तो उन्हें भी प्रेसिडेंट का पद संभालने से पहले प्रेसिडेंट के पद की शपथ लेनी होती है। या फिर किसी कारणवश प्रेसिडेंट बीमार हों, भारत से बाहर हों, किसी कारणवश वो अपना पद का निर्वहन नहीं कर पाए और कोई और व्यक्ति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर उनके पद का निर्वहन कर रहे हैं तो उन्हें भी प्रेसिडेंट के पद की शपथ लेनी होती है। ये आर्टिकल नंबर 60 में बताया गया। तो आर्टिकल नंबर 60 ओथ के बारे में बताता है प्रेसिडेंट की। ओथ में उन्हें 3 चीजों का वर्णन करना होता है। उन्हें ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष लेनी होती है और उन सभी व्यक्तियों को भी प्रेसिडेंट की शपथ लेनी होती है जो प्रेसिडेंट के पद का निर्वहन करते हैं। हमारा आर्टिकल 61 इस बारे में चर्चा करता है। हमने अभी आर्टिकल नंबर 56 में देखा कि प्रेसिडेंट को उनके पद से वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है, पर वो हटाने की जो प्रक्रिया है
वो आर्टिकल नंबर 61 में स्पष्ट रूप से विस्तृत रूप से दी गई है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाए जाने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहली बात हमें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को केवल वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन के आधार पर ही हटाया जा सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन होगा क्या, किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा कहीं भी संविधान में नहीं की गई है, न ही पार्लियामेंट द्वारा किसी कानून में इसके बारे में वर्णन किया गया है। बस हमें क्या याद रखना है प्रीलिम्स के लिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के लिए हटाया जा सकता है। उनको हटाने के लिए एक फॉर्मल रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव। सदन में यानी पार्लियामेंट के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने से पहले हमें एक प्रस्ताव लाना होता है। जब तक वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता उस मुद्दे पर चर्चा नहीं होती है। तो इस केस में मतलब प्रेसिडेंट के हटाने इम्पीचमेंट के केस में जो प्रस्ताव है उसके बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है और वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। ठीक है। अगर वो पहले लोकसभा में लाया जाता है तो पहले लोकसभा में सारी कार्यवाही पूरी की जाएगी, फिर बाद में उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा, वहां पे सारी कार्यवाही होगी, फिर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होगा। और यदि अगर राज्यसभा में रेजोल्यूशन लाया जाता है तो पहले राज्यसभा में सारी कार्यवाही होगी, फिर लोकसभा में कार्यवाही होगी। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा मान लेते हैं, समझने के लिए सिर्फ, कि पहले प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया है। अगर प्रस्ताव पहले लोकसभा में लाया गया है तो अगर हम समझें कि लोकसभा के अंदर 543 मेंबर होते हैं, तो लोकसभा में अगर कोई प्रस्ताव लाया जाता है या फिर राज्यसभा में लाया जाए कभी कभी फ्यूचर में, तो उस सदन के 1/4 जो मेंबर हैं, लोकसभा में अगर लाया जाए तो 543 के जो 1/4 मेंबर होंगे, 543 डिवाइडेड बाई 1/4 जो मेंबर होंगे, यानी कि 136 जो सदस्य हैं लोकसभा के, वो लोकसभा के स्पीकर को एक रेजोल्यूशन देंगे कि हम राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना चाहते हैं। और वहीं अगर ये प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया होता तो राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, डिवाइडेड बाई 4, तो वहां पे 62 सदस्य कम से कम एक प्रस्ताव इस चेयरमैन साहब को, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रस्ताव जो भी प्रस्ताव लाया गया है वो प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 14 दिन का एक फॉर्मल नोटिस दिया जाएगा। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो अब तक हमने क्या देखा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हटाया जा सकता है। दूसरा, उनके जो रिमूवल की प्रोसेस है वो किसी भी हाउस से स्टार्ट की जा सकती है। उनकी जो रिमूवल की प्रोसेस है वो एक रेजोल्यूशन से स्टार्ट की जाएगी, यानी कि एक प्रस्ताव से स्टार्ट की जाएगी। वो जो प्रस्ताव है वो उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा लाया जाएगा। 1/4 सदस्यों द्वारा जब उनका प्रस्ताव लाया जाता है उससे पहले हमें 14 दिन का नोटिस देना होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो उनके लिए ऐसा कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि उनकी इम्पीचमेंट की प्रोसेस शुरू की जा रही है, क्योंकि उन्हें पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, उसके बाद में ही प्रस्ताव को किसी भी सदन में रखा जाता है। अब जब एक प्रस्ताव एक सदन में रखा गया, हमारे केस में हमने ऐसा माना कि लोकसभा में प्रस्ताव लाया था और लोकसभा के सदन के समक्ष ये प्रस्ताव अगर रखा गया, तो कितने सदस्य कम से कम ऐसे होने चाहिए जो उस प्रस्ताव के पक्ष में अगर वोट करें तो ऐसा माना जाएगा कि वो प्रस्ताव पारित हो गया, यानी कि लोकसभा द्वारा ये बात को मान लिया गया है कि प्रेसिडेंट को हटा दिया जाना चाहिए। तो वो कितने सदस्य होने चाहिए? चूंकि लोकसभा में 543 सदस्य हैं, तो उनका 2/3 यानी कि गुणा 2 भाग 3, कम से कम 362 सदस्य ऐसे होने चाहिए लोकसभा में जो इस बात का समर्थन करते हों कि उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। तो नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऐसे होने चाहिए जिन्होंने इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए समर्थन दिया है। हमारे केस में लोकसभा से हमने प्रस्ताव को शुरू किया था, तो लोकसभा के 362 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो इस बात का समर्थन करते हैं कि प्रेसिडेंट को उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए। अगर यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया तो फिर यह प्रस्ताव जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा में क्या होगा? यह प्रस्ताव राज्यसभा में एक एक विशेष प्रक्रिया से गुजरेगा। राज्यसभा इस बारे में यह भी चर्चा करेगी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर लगाए गए आरोप हैं वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कि संविधान के उल्लंघन के, क्या वो जो चार्जेस उन पे लगाए गए हैं, एलिगेशन उन पे लगाए गए हैं, क्या वो सही है या नहीं है। तो जो सेकंड हाउस होता है
हमने लोकसभा से शुरू किया, सेकंड हाउस हमारे केस में राज्यसभा। तो जो राज्यसभा जो हाउस है, जो सेकंड हाउस है हमारा, उस केस में राज्यसभा इस बारे में चर्चा करेगी क्या वो जो चार्जेस लगाए गए हैं क्या वो चार्जेस सही हैं या नहीं है। जब उन चार्जेस के ऊपर चर्चा हो रही होगी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में भी ये राइट होगा कि वो उस जो भी चर्चा है उसमें भाग लें और वो ये बताएं कि क्यों उनके अगेंस्ट में चार्जेस जो हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में भी ये राइट है, या तो वो खुद या फिर अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उस इन्वेस्टिगेशन में भाग ले सके। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी। अगर जो सेकंड हाउस है हमारे केस में राज्यसभा, अगर सेकंड हाउस ये इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि उनके अगेंस्ट में जितने भी चार्जेस लगाए गए थे वो सही हैं, अगर उन पे इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ये माना जाता है कि उनके जो चार्जेस लगे हैं वो सही हैं, और दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर देता है कि उन पे जो लगाए गए चार्जेस हैं वो सही हैं, 2/3 बहुमत यानी राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, उसका 2/3 अगर हम देखें गुणा 2 भाग 3, तो अगर कम से कम 164 सदस्य इस बारे में प्रस्ताव को पारित कर देते हैं कि उन्हें उनके पद से हटाया जाना चाहिए, तो जैसे ही वो प्रस्ताव पारित होगा वो अपने पद से हटा दिए हुए माने जाएंगे। एक बार मैं प्रोसेस को फिर से बता देता हूं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने के लिए एक ही कारण दिया हुआ संविधान में, वो है संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन क्या होता है इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं की गई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने के लिए जो रेजोल्यूशन लाया जाएगा वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। हमने पहले ही देखा कि अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाए तो लोकसभा में पहले 2/3 बहुमत से पास किया जाएगा, फिर वह राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा उन जो एलिगेशन लगे हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, और वो भी अगर 2/3 बहुमत से पास कर देती है तो प्रेसिडेंट को हटा दिया हुआ माना जाएगा। वहीं अगर प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया गया है तो राज्यसभा में यदि 164 मेंबर उस प्रस्ताव का समर्थन कर देते हैं तो वो प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा। लोकसभा उनके इन्वेस्टिगेशन करेगी उन एलिगेशंस की, और अगर लोकसभा भी उन्हें 2/3 बहुमत से पास कर देती है तो ऐसा माना जाएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने पद से हटा दिए गए हैं। ये थी हमारी इम्पीचमेंट की प्रोसेस। अगली है, अगर कोई भी व्यक्ति जो प्रेसिडेंट के पद पे हैं और उन पद पे वैकेंसी हो जाती है, यानी कि वो पद खाली हो जाता है, तो उस केस में चुनाव कैसे होंगे। अब पद खाली कैसे कैसे हो सकता है। पहला, पद खाली होने का ये कारण हो सकता है कि 5 साल का टेन्योर पूरा हो गया तो पद तो ऑटोमेटिकली खाली हो गया। तो उस केस में चुनाव कैसे होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति का पद जुलाई 2027 में खाली हो रहा है 5 साल के टेन्योर को पूरा करने के कारण, तो जो चुनाव होंगे वो जुलाई 2027 से पहले करवाए जाएंगे। तो यदि कोई वैकेंसी नॉर्मल कंडीशन में 5 साल का जो टेन्योर है उसकी वजह से वैकेंसी है, तो जो चुनाव होंगे वो टेन्योर के खत्म होने से जस्ट पहले करवाए जाएंगे, ताकि जब भी टेन्योर खत्म हो हमारे पास में ऑलरेडी एक प्रेसिडेंट इलेक्टेड हो, वो उस दिन शपथ ले सके। पहला तो ये कंडीशन है। दूसरा, कुछ और भी परिस्थिति हमने देखी जिनमें प्रेसिडेंट का पद खाली हो सकता है, जैसे कि प्रेसिडेंट अपने पद से रिजाइन कर दें, या फिर उन्हें हटा दिया जाए, या फिर उनकी डेथ हो जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें भी प्रेसिडेंट के पद में वैकेंसी यानी रिक्ति हो सकती है। तो उस केस में क्या होगा। उस केस में इस बात का प्रावधान किया गया है, जिस भी दिन ये वैकेंसी आती है, जिस भी दिन ये रिक्ति होती है, उसके अधिकतम 6 माह के अंदर, यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर आज वैकेंसी होती है तो आज से आने वाले अगले 6 माह के अंदर अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन करवाए जाएंगे। और जो भी व्यक्ति नया प्रेसिडेंट बनेगा वो उसके अगले 5 साल तक के लिए कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो बचे हुए 5 साल में से जो पीरियड बचा हुआ था उसके लिए प्रेसिडेंट रहेंगे, नहीं, वो जिस दिन उन नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे वो वहां से अगले 5 साल तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने रहेंगे। इसके इसके अंदर एक प्रावधान और भी ये है कि जो वो 6 महीने का पीरियड है, आज अगर रिक्ति हो गई, आज अगर वैकेंसी हो गई और चुनाव 6 महीने के अंदर है, उदाहरण के तौर पर 4 महीने बाद में चुनाव करवाए गए, तो उस 4 महीने के पीरियड में प्रेसिडेंट कौन बनेगा, प्रेसिडेंट के पद का निर्वहन कैसे होगा, प्रेसिडेंट का पद तो खाली है। तो उस परिस्थिति में जो वो 4 महीने का रिक्ति का पीरियड है उसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कार्यभार संभालेंगे। तो हमने क्या समझा कि जब भी वैकेंसी होती है उसके 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने कंपलसरी है। तो जब भी वो 6 महीने का पीरियड वैकेंट रहता है उसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे काम करते हैं।
ये था हमारा आर्टिकल नंबर 62। आर्टिकल नंबर 62 में दो तरह की वैकेंसी का वर्णन किया गया है। पहला, यदि वो 5 साल का नॉर्मल पीरियड है, उसमें वैकेंसी अगर हो तो चुनाव वैकेंसी होने से थोड़े दिन पहले ही करवा लिए जाएंगे। यदि आकस्मिक कारणों से अगर वैकेंसी हो जाए, डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल या फिर इलेक्शन को अवॉइड करना, तो उस केस में जब भी वो रिक्ति है उसके 6 माह के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएंगे। एक चीज हमने पहले देखी थी आर्टिकल नंबर 60 के अंदर, कि जब भी कोई और व्यक्ति जो कि प्रेसिडेंट नहीं है पर वो प्रेसिडेंट के काम करता है तो उसे भी ओथ लेनी होती है। ये बात हमने आर्टिकल नंबर 62 में देखी। यदि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं उस 6 माह के पीरियड में, तो उन्हें भी आर्टिकल नंबर 60 के तहत ओथ लेनी होगी। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर दिस। ठीक है, अभी हमने सारे आर्टिकल्स देख लिए हैं। एक बार मैं आपको क्विक समरी दे देता हूँ। पहली बात हमें ये ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 62 में दिए गए हैं, 52 से लेकर 62 तक दिए गए हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन से आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, क्योंकि प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनमें ये बात भी पूछी जाती है कि बताओ इस आर्टिकल नंबर में किस चीज का प्रावधान है, या फिर ये प्रावधान कौन से नंबर के आर्टिकल में दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 52 में हमने देखा था भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। दूसरा हमने देखा जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसकी सारी की सारी शक्तियां प्रेसिडेंट के अंदर निहित होंगी। थर्ड हमने देखा जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है आर्टिकल नंबर 54 में, उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है, यानी जो सदस्य भाग लेंगे वो होंगे इलेक्टेड मेंबर्स पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के और दिल्ली और पुडुचेरी के असेंबली के। हमने आर्टिकल नंबर 55 में देखा कि जो एमएलए हैं, एमपी हैं, उनकी वोट्स की वैल्यू कितनी होगी। उनके वोट्स की वैल्यू का एक फॉर्मूला दिया हुआ है। एमएलए के वोट की वैल्यू होगी उस स्टेट की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई उस स्टेट के इलेक्टेड एमएलए। जो फिगर निकल के आएगा उसको हमें 1000 से फिर से भाग देना है। एमपी के वैल्यू की वोट कितनी होगी? एमपी के वैल्यू की वोट होगी जितने भी भारत के एमएलए हैं उनके सबकी वोट की वैल्यू को हम साथ में जोड़ दें, डिवाइडेड बाई जो भी पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स हैं उसके टोटल से हम भाग दे दें, तो वो एमपी के वोट की वैल्यू आ जाएगी। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किया जाएगा, ना कि एमएलए और एमपी के इलेक्शन की तरह टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशनसी के तहत नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 56 ये कहता है कि प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होगा। आमतौर पर 5 साल होगा, पर वो विशेष परिस्थितियों में कम और ज्यादा हो सकता है। कम डेथ, रिमूवल, रेजिग्नेशन और हटाने जाने के कारण हो सकता है। ज्यादा तब हो सकता है जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन किसी कारणवश ना हो पाए, तो पुराने जो प्रेसिडेंट हैं वो ही कंटिन्यू करेंगे। आर्टिकल नंबर 57 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो किसी भी नंबर ऑफ टाइम तक के लिए री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। आज कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट है, वो आगे के चुनाव में भी प्रेसिडेंट में हिस्सा ले सकता है और वो कितनी बार भी भारत के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। आप हमें ये भी बता सकते हैं कमेंट में टाइप करके कि कितने ऐसे प्रेसिडेंट हैं और वो कौन हैं जो एक बार से ज्यादा भारत के प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 58 में क्वालिफिकेशन के बारे में वर्णन किया गया था कि कोई व्यक्ति जो भारत का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ता है उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसमें 4 क्वालिफिकेशन का वर्णन किया गया था, वो आप पुरानी स्लाइड में देख सकते हैं। वो होंगे भारत के सिटीजन होंगे, 35 साल की उम्र होगी, वो लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होंगे और वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करने होने चाहिए। आर्टिकल नंबर 59 ये कहता है कि उनके जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहला क्या कंडीशन थी कि वो एमएलए या एमपी नहीं होने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति एमएलए या एमपी है और वो प्रेसिडेंट बन जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने एमएलए या एमपी का पद खाली कर दिया है। दूसरा, इसके बारे में ये वर्णन किया गया था कि उनका जो प्रेसिडेंट का जो हाउस है वो बिना किसी रेंट के वो यूज करने के लिए एलिजिबल होंगे। तीसरी कंडीशन ये थी कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होने चाहिए। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 60 में यह वर्णन किया गया है कि उनकी ओथ के बारे में वर्णन किया गया है कि उनकी ओथ में क्या क्या चीजें शामिल होंगी। वो ओथ में 3 चीजें शामिल की जाएंगी। इसके अलावा ओथ उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा दिलाई जाएगी, या फिर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज हैं उनके द्वारा दिलाई जाएगी। आर्टिकल नंबर 61 में ये बताया गया है कि उनकी इम्पीचमेंट की प्रोसेस क्या होगी। उनकी इम्पीचमेंट की प्रोसेस एक विस्तृत प्रोसेस है जो आर्टिकल नंबर 61 में दी गई है। एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनकी जो इम्पीचमेंट के प्रोसेस है वो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है।
अर्ध न्यायिक प्रोसेस है, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी बार पूछा गया है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों है? जुडिशरी जो होती है कोई भी डिसीजन देने से पहले उनके बारे में विस्तृत चर्चा करती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। और हमने देखा जब भी कोई भी इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन है वो सेकंड हाउस में जाता है, तो जो सेकंड हाउस होता है वो उन एलिगेशंस के ऊपर चर्चा करता है और वो देखता है कि क्या वो एलिगेशन सही है या नहीं है। तो इसलिए हमें ये जुडिशियल प्रोसेस की तरह प्रतीत होता है, परंतु चूंकि पार्लियामेंट एक जुडिशरी नहीं है इसलिए हमें इसे न्यायिक प्रक्रिया नहीं कह के अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के तौर पे देखते हैं। लास्ट आर्टिकल जो है प्रेसिडेंट के संबंध में वो है आर्टिकल नंबर 62। आर्टिकल नंबर 62 ये बताता है कि अगर किसी भी समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पद खाली हो जाता है, जो कि दो कारणों से हो सकता है, पहला उनके 5 साल का टेन्योर पूरा हो जाए, दूसरा आकस्मिक परिस्थितियों में, तो उन केसेस में उनके इलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी। अगर इन जनरल उनके 5 साल का पद खत्म हो रहा है तो उनका जो इलेक्शन है वो वैकेंसी होने से पहले पहले करवाया जाएगा। आकस्मिक परिस्थितियों में अगर वैकेंसी होती है तो उनका इलेक्शन आगामी 6 माह के अंदर अंदर करवाया जाएगा और उस 6 माह के पीरियड में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे कार्य करते हैं। थैंक यू, इट्स दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्लियामेंट प्रेसिडेंट से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में कुछ विशेष कार्यभार होते हैं या फिर शक्तियां होती हैं जिनको हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और फाइनेंशियल और उसके अतिरिक्त कुछ और उनके उनमें विस्तृत रूप से विभाजित करके उन पर चर्चा कर सकते हैं। ये हमारा पहला डिस्कशन होगा। इसके साथ में ही आज तक भारत में जितने प्रेसिडेंट बने हैं उनके बारे में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में इन जनरल जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं भर्ती परीक्षाओं में, उनके बारे में संक्षिप्त तौर पे चर्चा करेंगे, ताकि अगर वो फ्यूचर में वैसे ही क्वेश्चन अगर रिपीट हो तो आप इजीली उन्हें अटेम्प्ट कर पाओ। थैंक यू एवरीवन।